बुक सोल अकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। मैं प्रोफेसर सीएम मिश्र आपके सामने उपस्थित हूँ और फ्रांसीसी क्रांति के अगले बिंदु पर मैं आपसे बातचीत करूँगा। आपको ध्यान होगा कल जो मैं आपसे बातचीत कर रहा था, डिड वीमेन हैव ए रेवोल्यूशन? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? और मैंने आपको क्रांति के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका रही और महिलाओं ने कितने क्लब बनाए थे, लगभग 60 वुमेन्स क्लब की पहचान की गई है। उनमें दो बड़े ही महत्वपूर्ण क्लब थे, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन, ये दो फेमस क्लब थे। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से महिलाओं को पैसिव सिटीजन के अंतर्गत रखा गया था, निष्क्रिय नागरिक के अंतर्गत रखा गया था और उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके बावजूद भी महिलाओं के संबंध में कुछ कार्य किए गए थे। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि अब लड़कियों के लिए भी स्कूल शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और पिता अब बाध्य नहीं कर सकता है लड़कियों को शादी करने के लिए। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी पिता उनकी शादी नहीं कर सकता था। और डाइवोर्स वाज मेड लीगल, और डाइवोर्स को लीगल बनाया गया था। इन सारे बिंदुओं पर मैंने आपसे बातचीत की थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रांति के दौरान जब रेन ऑफ टेरर था, उस समय महिलाओं के क्लब को बंद कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में और उनकी जो महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियां थी उनको भी रोक दिया गया था। ऐसी स्थिति में बहुत सी महिलाएं नाराज थीं, नाखुश थीं, क्रांति के विरुद्ध आवाज उठा रही थीं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी महिलाओं को जो क्रांति के दौरान की जो गतिविधियां रेन ऑफ टेरर में थी उनका विरोध कर रही थी। ऐसी स्थिति में बहुत सी प्रोमिनेंट वीमेन को अरेस्ट किया गया और उन्हें एग्जीक्यूट किया गया, फांसी पर भी चढ़ाया गया, ये भी मैंने आपको बताया था। और महिलाओं और पुरुषों में जो अंतर था, हालांकि क्रांति के दौरान समानता की बात हो रही थी, लेकिन ये समानता दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी और महिलाओं को कम वेतन मिल रहे थे। इसका भी उन लोगों ने विरोध किया था और वो लगातार मांग कर रही थी कि उनको वोट देने का अधिकार मिले, लेकिन उनको निष्क्रिय नागरिक के अंतर्गत रखा गया था, इसलिए वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। और उन लोगों ने लगभग 200 वर्षों तक सतत संघर्ष किया, तब जाकर के कहीं 1946 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। तो इस तरह से महिलाएं प्रयास कर रही थी, विरोध के बावजूद भी, कठिनाइयों के बावजूद भी महिलाओं ने क्रांतिकारी कदम उठाने के भरसक प्रयत्न किए। ये चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से ओलंप दे गूच, जो एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी वीमेन थी, और उन्होंने नेशनल असेंबली को चिट्ठी लिखी थी, फ्रांस के रानी को भी चिट्ठी लिखी थी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो महिलाओं को भी दिए जाएं। ये उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया था और जो वीमेंस क्लब बंद कर दिए गए थे उनके भी विरोध में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। हालांकि इसका परिणाम यह हुआ कि उन पर भी मुकदमा चला और उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। ये महिलाओं की स्थिति के बारे में ये सारी जानकारी। आइए हम देखें 1793 में जो जैकोबिन पॉलिटिशियन सोमेत है वो क्या कह रहा है। अभी आपने तो ओलंपे दे गूच के बारे में जाना, वो अपना क्या रख रही थी, किस तरह से उन्होंने उस समय की गतिविधियों के बारे में अपनी सहभागिता करते हुए और आगे कदम बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन महिलाओं के बारे में जो जैकोबिन
दल वाले हैं, उनमें जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है सोमेत, वो क्या है, अपनी राय रखता है, उसके बारे में हम चर्चा करें। आइए हम देखें। सुमेध का तर्क है, जो बूच ने तर्क दिया था उसके विरुद्ध वो बात करते हैं। कहते हैं इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कैसे हम उचित ठहराएं? उनका ये कहना था कि महिला क्लबों को बंद करना हम क्यों सही मान रहे हैं। वो अपना तर्क देते हैं, कहते हैं क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने मनुष्य से कहा पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य ये तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुख दायित्व को का निर्वहन करो, यही तुम्हारे कर्तव्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? नहीं, जो सोमेत है उनका ये कहना है कि प्राकृतिक रूप से महिलाओं की जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनको अपने उस पर ही सीमित रहना चाहिए, और पुरुषों के जो अधिकार हैं, पुरुषों को अपने अधिकार का पालन करने देना चाहिए। उनका ये मानना था कि शिकार करना, कृषि करना, राजनीतिक मामलों में कार्य करना ये पुरुषों का काम है, और महिलाओं का काम घर गृहस्थी के काम करना, बच्चों का पालन पोषण करना ये उनका दायित्व है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को पुरुषों की तरह काम नहीं करना चाहिए, और यदि ऐसे करते हैं तो निर्लज्ज हैं। और उनका ये कहना था कि प्रकृति ने ही पुरुष और महिला में विभेद किया है और वही उचित है। ऐसे सोमेत के विचार थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रांति के दौरान जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात कही जा रही थी, तो किस तरह से दो तरह के विभेद यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा कदम जो कि जैकोबिन के कार्य के दौरान, जैकोबिन दल जो कार्य संपादित कर रहा था, उसका एक सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण काम, वन ऑफ द मोस्ट revolutionary reforms of Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies। जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था कि भारत में भी व्यापार के लिए फ्रांसीसी कंपनी वाले आए थे, और लुई 14वें के समय ही 1664 में फ्रांसीसी कंपनी भारत व्यापार के लिए आई थी। इसके अलावा अन्य देशों में, अन्य कॉन्टिनेंट में भी अपना व्यापार कर रहे थे। तो अब सबसे बड़ी चीज यहाँ ये दिखाई दे रही है, समझिए इस बात को, कि जो दास प्रथा थी, दास प्रथा बहुत ही बुरी प्रथा के रूप में थी, और जैकोबिन दल का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है कि उन्होंने दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। पहले इसको समझें। फ्रांस की कॉलोनी थी, और मार्टिनिक, गाडेलोप, सैन डोमिंगो, ये जो कैरिबियन में ये स्थित हैं, यहाँ पर इनका उपनिवेश था, और यहाँ से ये चाय, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी ये जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं वहाँ से ले आया करते थे। अब जो कैरेबियन वाले देश थे, मार्टिनिक, गॉडेलोप, सैन डोमिंगो, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ लेबर की कमी थी। स्टोरेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन, और बिना लेबर के काम कैसे हो? ऐसी स्थिति में इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार यानी ट्रायंगल स्लेव ट्रेड द्वारा पूरा किया गया। यानी यूरोपीय देशों ने ये आपस में समझौता किया कि किस तरह से हम स्लेव ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बिना गुलामों के कोई काम चलने वाला नहीं है और ना काम होने वाला है। ऐसी स्थिति में दासों क्या करते थे, ये वहाँ पहुँचते थे,
और दासों को दागा जाता था और हथकड़ियाँ भी डाल दी जाती थी। और अटलांटिक महासागर के पार जहाँ कैरेबियाई देश थे जिनका अभी हमने नाम लिया, मार्टिनिक, गॉडेलोप, सैन डोमिंगो, तो 3 माह की बड़ी लंबी दूरी तय करते हुए इनको ले जाया जाता था और इनको दागा जाता था और इनके हाथ में हथकड़ियाँ भी लगी होती थी। ये समुद्री यात्रा के ज़रिए वहाँ 3 माह की लंबी यात्रा करके पहुँचा करते थे और वहाँ जब पहुँचते थे तो वहाँ के बागान मालिकों को इन गुलामों को बेच दिया जाता था। ये स्थिति थी। हालांकि स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में भी दास प्रथा का व्यापार आरंभ हो चुका था। तो फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बोर्दे और नान्ते टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चिफ्टन्स। तो जो ये फ्रांस के ये दो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे और इन बंदरगाहों के जरिए जब ये व्यापार करने के लिए जाते थे और गुलामों को वहाँ ले जाते थे और लोकल सरदारों को बेच दिया करते थे। Port cities like Borde or Nande owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. बोर्दे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। जो ये दास व्यापार था, दास व्यापार की वजह से ही फ्रांस के बोर्दो और नानते ये बंदरगाह बिल्कुल प्रॉस्परस हो गए और यहाँ व्यापार बहुत ही समृद्ध हो गया। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. 18वीं शताब्दी में मैंने आपको भी बताया कि स्लेव व्यापार जो है 17वीं शताब्दी में ही आरंभ हो गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में अब फ्रांस में जो स्लेव के बारे में जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा था और जिस तरह की उनकी दुर्दशा थी उसकी निंदा की जानी शुरू हो गई। नेशनल असेंबली में भी इस बात की बहस हुई, काफ़ी बहस हुई, लेकिन नेशनल असेंबली ने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन जब नेशनल कन्वेंशन आई, कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन, और नेशनल कन्वेंशन अब आई तो 1794 में उसने दास प्रथा को समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि दासों की जो दुर्दशा हो रही थी उनके बारे में इनकी राय थी कि ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मानव अधिकारों की घोषणा की भी बात कही थी, अपने संविधान में उस बात को रखा था। तो इन लोगों ने दास प्रथा को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया। लेकिन 10 ईयर्स लेटर, ये 10 वर्ष तक लागू रहा, लेकिन 10 वर्ष बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, लेकिन नेपोलियन ने फिर से दास प्रथा प्रारंभ कर दी। क्यों प्रारंभ कर दी? क्योंकि बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता उसने दे दी, क्योंकि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गुलामों से काम लिया जाना ज़्यादा उचित समझ रहे थे। और जब व्यापारियों ने नेपोलियन पर जोर डाला तो नेपोलियन ने दास प्रथा को फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी जिस काम को कन्वेंशन ने अमानवीय समझ करके दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, उस काम को नेपोलियन ने फिर से स्टार्ट कर दिया। ये ठीक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उस समय के प्रेशर को देखते हुए नेपोलियन को ये कदम उठाने पड़े थे। Slavery was finally abolished in France colonies in 1848। ध्यान रहे, जो नेपोलियन ने फिर से दास प्रथा प्रारंभ कर दी थी वो आगे चल कर के 1848 में समाप्त हुई है। यानी जो फ्रेंच कॉलोनीज थी जहां वो दास व्यापार के जरिए अपना व्यापार कंप्लीट कर रहे थे, उन्नति कर रहे थे, उसको आगे चल कर के 1848 में काफ़ी समय बाद इस प्रथा को समाप्त घोषित किया गया। आइए अब हम देखें, अभी हम 1700
1989 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बृहद रूप से पढ़ रहे हैं। आइए हम देखें कि जो फ्रांस में क्रांति हुई, उस फ्रांसीसी क्रांति का रोजाना की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ा। जो एवरीडे लाइफ थी, एवरीडे लाइफ पर फ्रांसीसी क्रांति कहाँ तक अपना प्रभाव डाल रही है। The years following 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and children. तो ये फ्रांस की 1789 में क्रांति हुई, इसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे, इनकी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। आइए हम देखें। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. ये फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो नारा दिया था, लिबर्टी और इक्वलिटी, तो पूर्ण रूप से तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ मायनों में हमें दिखाई दे रही है। यानी क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। यानी लोग उसकी अब प्रैक्टिस करने लगे। जो सिद्धांत में बात कही गई थी, उसका व्यवहार भी दिखाई देने लगा। One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि 14 जुलाई 1789 को वास्टिल पर जनता ने हमला किया, वास्टिल का पतन हुआ और जनता का वहां पर अधिकार हो गया था। ये मैं आपसे बता चुका हूँ। तो जो वास्टिल पर जो सेंसरशिप लगी हुई थी, यानी जिस तरह से ओल्ड रेजीम में व्यवस्थाएं थी कि लोग अखबार, किताबें, कोई प्लेज, उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता था, और बिना अनुमति लिए, बिना राजा की अनुमति लिए, ना तो अखबारों में उसके विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती थी, ना किताबों में, ना नाटकों में। तो ऐसी स्थिति में अब ये सेंसरशिप समाप्त हुई। अब लोग आराम से लिख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, किताबों में भी लिख सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, और नाटकों के जरिए भी उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. वास्तव में अब लोगों ने स्वतंत्र पूर्वक अपनी बात कहना आरंभ कर दिया, अपनी बातों को व्यक्त करना आरंभ कर दिया, जो वास्तव में मानव के एक प्राकृतिक अधिकार थे। Newspapers, pamphlets, books and printed pictures flooded the town of France from where they traveled rapidly into the countryside. यानी बहुत सारे अखबार, पैम्पलेट, किताबें, छपी हुई तस्वीरें, इनमें बाढ़ आ गई, और यहाँ तक कि शहरों के साथ साथ गांवों, देहात के लोग भी इसका अध्ययन करना आरंभ कर दिए, और उनमें अवेयरनेस आनी प्रारंभ हो गई। पीपल कुड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। तो फ्रांस में जो घटनाएं हो रही थी, जो परिवर्तन हो रहे थे, अब लोग उन परिवर्तनों से परिचित हो रहे थे, उन पर बहस कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात हमें दिखाई दे रही है। फ्रीडम ऑफ प्रेस आल्सो मींट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। प्रेस की आजादी होने से ये फायदा हुआ कि जो अपोजिशन वाले थे, वो भी उन घटनाओं के बारे में, उस समय हो रही घटनाओं के बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. प्रिंट के माध्यम से यह काम बहुत आसान हुआ। Plays, songs and festive procession attracted large numbers of people. और बहुत ही उत्सवी जुलूस भी निकाले जाते थे, गीत गाए जाते थे, और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित भी हो रहे थे। आइए
आगे हम बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्टरी थी, नेपोलियन प्रथम कौंसल के रूप में आया और नेपोलियन अपने आप को धीरे धीरे डिक्टेटर भी मान लिया और उसे कार्य व्यवहार में भी डिक्टेटरशिप दिखाई देने लगी। आपको पता है, आपसे हमने डिस्कस किया था कि नेपोलियन ने क्रांति के दौरान किस तरह से विदेशियों के विरुद्ध युद्ध किया और वहाँ पर अपना अधिकार भी कायम किया। वो इटली भी पहुंचा, जर्मनी भी पहुंचा, ऑस्ट्रिया भी पहुंचा, कई जगह पहुंचा, रूस से भी युद्ध करने का प्रयास किया और उसने यूरोप में फ्रांस की सत्ता को पुनर्स्थापित करने का निश्चित तौर पर प्रयास किया। लेकिन 1804 में नेपोलियन की आकांक्षा बढ़ गई। नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस और उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। क्रांति में सम्राट का विरोध हुआ था, गणतंत्र की स्थापना की बात कही गई थी, स्थापना हुई भी थी, लेकिन नेपोलियन इस बात को सह नहीं पाया और उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई कि वह अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। यानी फ्रांस में गणतंत्र समाप्त होता है और वो अपने आप को राजा, लेकिन फ्रांस की जनता नेपोलियन का बराबर सम्मान करती दिख रही है। सम्मान करने की वजह ये थी कि नेपोलियन बराबर विदेशी सत्ता से मुकाबला कर रहा था और फ्रांस की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहा था। तो फ्रांस की जनता को नेपोलियन पर बहुत भरोसा हो गया था। नेपोलियन सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। नेपोलियन ने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की, dispersing dynasties and creating kingdom where he placed members of his family। वो तमाम जहां जहां जाता जीतता और वह अपने परिवार के सदस्यों को ही राजा बना देता वहां का। ये बात ज्यादा सही नहीं थी, लेकिन वो उसके कदम डिक्टेटरशिप वाले कदम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नेपोलियन शाह हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप और नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानने लगा। He introduced many laws such as protection of private property and uniform system of weights and measure provided by decimal system। और उसने कई तरह के सुधार भी किए। उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर काम किया, उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया और उसने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, नाप तौल के संबंध में भी उसने बहुत सारे सुधार किए। उसने दाशमिक दशमलव पद्धति सिस्टम को भी अडॉप्ट किया और यह प्रयास किया कि लोग नाप तौल में किसी तरह से गड़बड़ी न करने पाए, क्योंकि नाप तौल का जो सिस्टम था सब जगह का अलग अलग था, तो उसको उसने एक सिस्टम में लाने का प्रयास किया। यानी उसका जो नेपोलियन कोड है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और उस कोड को हम कह सकते हैं कि वो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इनिशियली मिनिशा नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरू में ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन उनका मुक्तिदाता है और उनको स्वतंत्रता देगा, बट सून द नेपोलियन आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन वो जहां भी जाता तो सेना के माध्यम से वो उन पर हावी हो जाता और उनके सैनिक हमलावर हो जाते थे। ऐसी स्थिति में लोगों का धीरे धीरे मोह भंग हो गया और उन लोगों ने नेपोलियन के विरुद्ध प्लानिंग बनाई कि नेपोलियन को कैसे सत्ता से हटाया जाए। ये भी मैंने आपसे बताया था कि 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हरा दिया गया था। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws of other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। तो नेपोलियन ने जो विदेशों में भी, फ्रांस में तो बहुत सारे सुधार किए और इतना ही नहीं, जब वहाँ
विदेशों में पहुंचा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, उस एकीकरण का प्राथमिक रूप से श्रेय नेपोलियन को ही जाता है। तो वो चीजें नेपोलियन ने जो अच्छे काम किए थे उनको लोगों ने बात तक याद किया, और इस मामले में नेपोलियन की सराहना भी की जानी चाहिए। The ideas of liberty and democratic rights were most important legacy of the French Revolution. जब अ, नेपोलियन ने विदेशों में आक्रमण किया, और आक्रमण के साथ ही साथ जो उसने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया, उस संदेश का प्रभाव वास्तव में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, और आगे चल करके यूरोप का वातावरण भी बदला, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal system was abolished. आपको मालूम है कि किस तरह से नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम को समाप्त किया था, और एक क्रांति का संदेश जब विदेशों तक पहुंचा, तो आगे चल करके फ्यूडल सिस्टम को सभी ने समाप्त कर दिया। आइए आगे हम समझते हैं बात को। आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में जाना, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, और हमारे यहाँ उस समय हम हिंदुस्तान में अपना ध्यान ले आते हैं, भारत में ध्यान ले आते हैं, और जो क्रांति हुई उस क्रांति का क्या हमारे यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, या हमारे यहाँ की क्रांतिकारी फ्रांस की क्रांति से कैसे प्रभावित हो रहे हैं, ये भी हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि किस तरह से भारत की घटनाएं विश्व पर अपना प्रभाव डाल रही थी, और विश्व की घटनाएं कैसे भारत पर प्रभाव डाल रही थी। यही हमारे अध्ययन का एक खास बिंदु है। इसका भी हम सर्वेक्षण करेंगे और पाते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश लोगों का यहाँ शासन था, यहाँ ब्रिटेन का उपनिवेश था, और हमारे यहाँ से किस तरह से हमारे यहाँ वाले कैसे उनसे युद्ध कर रहे थे, और जब वो 1789 की फ्रांस की क्रांति हो रही थी, उसके बारे में हमारे यहाँ के लोग क्या सोच रहे थे। उनमें हम टीपू सुल्तान का नाम लेंगे। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय का are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. तो फ्रांस से जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो संदेश विश्व स्तर पर जा रहा था, तो वो संदेश हमारे यहाँ भी पहुंचा, और हमारे यहाँ के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय भी उस संदेश से, उन विचारों से प्रेरणा भी लिए हैं। आइए हम देखें। आप जानते हैं टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा गया है, और टीपू सुल्तान 1750 में पैदा हुआ था। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। टीपू सुल्तान के पहले मैसूर में हैदर अली ने 1761 से 1782 तक राज्य किया था। अंग्रेज लगातार भारत पर अपना प्रभाव जमाना चाह रहे थे, और युद्धों के जरिए वो परास्त करके और अपना प्रभुत्व मैसूर में भी जमाना चाह रहे थे। मैसूर का शासक हैदर अली था। हैदर अली के साथ 2 युद्ध हुए, पहला और दूसरा, और दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो जाती है। ऐसी स्थिति में हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान कमान को संभाल लेता है, और वह तीसरा और चौथा युद्ध भी करता है, और चौथे युद्ध में भी वो मारा जाता है। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना चाह रहा था, अंग्रेजों का सशक्त विरोधी था, और उसने अंग्रेजों को हराने के लिए अपने सैनिकों को फ्रांसीसी अधिकारियों की सहायता से प्रशिक्षित भी करना चाहा। यानी वो चाह रहा था कि जो फ्रांस है, अब जो कि फ्रांसीसी कंपनी भारत में थी, और फ्रांस इस तरह से विदेशों में अपना प्रभाव जमाए हुए था, फ्रांस की क्रांति का जो नारा था, तो भारत पे टीपू सुल्तान भी ऐसा महसूस कर रहा था कि फ्रांसीसी जो हैं उनका मार्गदर्शन हमारे लिए उचित होगा। तो अपने सैनिकों को भी वो प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है, ताकि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके और अंग्रेजों को भी यहाँ से खदेड़ दे।
1797 में जैकोबिन क्लब की स्थापना के लिए श्रीरंगपट्टम में फ्रांसीसी सैनिकों को समर्थन भी दिया था। मैंने आपको बताया था कि वहाँ जैकोबिन दल बड़ा ही महत्वपूर्ण दल था और उस दौरान जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उन गतिविधियों से टीपू सुल्तान प्रभावित हुआ था और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी और उसने उसके जरिए फ्रांसीसी सैनिकों को भी समर्थन दिया था और उसने मेंबरशिप भी ले ली थी और स्वयं को उसने नागरिक टीपू कह के संबोधित किया था और कहा जाता है कि श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। इसी तरह से राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको राजा राम मोहन राय के बारे में जानना चाहिए। राजा राम मोहन राय 1772 में पैदा हुए थे बंगाल के हुगली जिले में, राधानगर में, और ही विजिटेड फ्रांस और उन्होंने फ्रांस की यात्रा भी की थी और फ्रांस में चल रही गतिविधियों का भी उन्होंने जायजा लिया था और उन गतिविधियों का जायजा ले करके और फिर उन्होंने उन क्रांतिकारी बातों को अपने यहाँ भी लागू करने का प्रयास किया या उस सोच को यहाँ पैदा करने का प्रयास किया। हालांकि दुर्भाग्य से 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। इसी तरह से हमारे यहाँ हेनरी लुई विवियन डिराजियो, हालांकि पुर्तगाली मूल के भारतीय कवि थे, लेकिन इन पर भी फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा और इन्होंने जब यंग बंगाल गठित किया और उसमें इन्होंने उस तरह की भावना को लाने का प्रयास किया। बस आज यहीं तक। थैंक यू।